नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी रसप्रिया, जो कि यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। तो कहानी पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय फणीश्वरनाथ रेणु जी का। मित्रों, इससे पहले भी यूपीएचएससी के पाठ्यक्रम में लगी हुई अन्य कहानियों का भी वाचन हो चुका है, तो आप आवश्यकता अनुसार उसे भी सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में कुछ संक्षिप्त सा। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। उनका जन्म बिहार के अररिया जिले के फरबिसगंज के पास औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। इंटरमीडिएट के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी। उनकी बहुत सारी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी कहानी लाल पान की बेगम प्रमुख आंचलिक कहानियों में से प्रसिद्ध है। उनके प्रमुख उपन्यासों में मैला आंचल, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास होने का गौरव भी प्राप्त करता है। अन्य हैं प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और कहानियों का संग्रह बहुत ही उत्तम संकलन है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छी आदमी, रिपो ताज में है, ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, इनकी प्रमुख कहानियाँ और कहानी संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है तीसरी कसम। इस पर वसु भट्टाचार्य जी ने फिल्म भी बनाई है। तो आइए चलते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी रसप्रिया को सुनने के लिए। धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई सी झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोहना छौड़ा को देखते ही पंचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा, अपरूप रूप। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता। मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गईं। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाती है ना? बजाते बजाते टेढ़ी हो गई है ना? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ। नहीं, तुमने कहाँ सुना भी? बेटा, कहते कहते वह रुक गया। परमान में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़के उसे घेर कर मार पीट करते हैं। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा? मारो साले को, बुढ़े को घेर कर मारो, मृदंग फोड़ दो। मृदंगिया ने हंसकर कहा, अच्छा, इस बार माफ़ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप कहूँगा। बच्चे खुश हो गए। एक 2-2.5 साल के नंगे बालक की ठुड्डी पकड़कर वह बोला, क्यों बाप जी, ठीक है ना? बच्चे ठहाकर हंस पड़े। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की। मोहना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा हो रही थी। रसप्रिया की बात किसने बताई तुम्हें? बोलो बेटा, रसप्रिया की बात तुम्हें किसने बताई? 10-12 साल का मोहना भी जानता है पंचकौड़ी अध पगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखकर कहा, मृदंगिया, कमलपुर के बाबू लोग कहाँ जा रहे हैं? कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में अभी भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। 1-2 जून भोजन भी बंधा हुआ है। कभी कभी रस चर्चा भी यहीं आकर सुनता है। वह 2 साल के बाद इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिसिर के छोटे लड़के ने तो साफ साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या थेथराई कर रहे हो मृदंगिया? हाँ, यह जीना भी कोई जीना है। निर्लज्जता और थेथराई की भी कोई सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती नहीं। मृदंग क्या खाक बजाएगा? अब तो धा तिंग भी बड़ी मुश्किल से बजता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज़ विकृत हो गई, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी भाथी से जैसी आवाज़ निकलती है, वैसी आवाज़ यूं सो सो। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी बहुत पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में
विद्वतिया मंडली की बुलवाहट होती थी। पंचकौड़ी मृदंगिया की मंडली ने सहरसा और पूर्णिया जिले में काफ़ी यश कमाया। पंचकौड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, वह अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते, अरे पंचकौड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी सुंदर, सलोना और सुरीला रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ ना मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे? हाँ, अच्छा सुनाऊंगा। पहले बताओ किसने एहे मोहना बैल भागे। एक चरवाहा चिल्लाया, मोहना पीठ की चमड़ी उधेड़ेगा करमू, नहीं तो बैल पकड़। अरे बाप! मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा था। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है, बार बार खट्टा मीठा पाट। पंचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यही पेड़ की छाया में बैठा हूँ, तुम बैल हाँक कर लौटो, रसप्रिया नहीं सुनोगे? मोहना जा रहा था, उसने पलट कर भी नहीं देखा। रसप्रिया? विद्यापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगेंद्र झा ने एक बार विद्यापत के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी। मेले में खूब बिक्री हुई। रसप्रिया पड़ोथी की। विद्यापत नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिय बना दिया इसको। रसप्रिया को खेत के आल पर झर जामुन की छाया में पंचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है। मोहना की राह देख रहा हो। जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों पर काम करके आने वाले अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिलों में हुलरास बाकी था। पहली वर्ष में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती रस की डाली वे गाने लगते हैं बिरहा, चांचर, लगनी। खेतों में काम करते हुए गाने वाले गीत भी समय असमय का ख्याल करके गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में बैरहमासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चांचर और लगनी। हाँ रे, हल जोते हलवाहा भैया रे, खुरपी रे चरावे मजदूर, यही पंथे धानी मोरा रे है रूसल। खेतों में काम करने वाले हलवाई और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है कातर स्वर में, उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरसता से ही कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द नहीं रह गया। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिंकारी भरी। टी टी मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। उसको छोड़ मोहना दूर भाग गया। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा था। जी कर रहा है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चलते हुए मवेशियों के झुंड की ओर बार बार वह बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोल कर देखा, आम है, मूढ़ी है। उसे भूख लग रही थी। मोहना के सूखे मुंह की याद आई और भूख मिट गई। मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़के की खोज में ही उसकी जिंदगी ने अधिकांश दिन बिता दिए। विद्यापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं, सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जात के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुँहा लड़के हमेशा पैदा नहीं होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर जदा जदा ही। मैथिल ब्राह्मण कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विद्यापत वालों की बड़ी इज्जत होती थी। अपनी बोली मिथिला में नटुआ के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुनकर वे निहाल हो जाते थे। इसलिए हर मंडली का मूल गैंड नटुआ की खोज में गांव गांव भटकता फिरता था। ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक मुस्कुराहट फैल जाए। ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना, मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह ना, छोटी चंपा जैसी सूरत। पंचकौड़ी गुनी आदमी है। दूसरी मंडली में मूल गैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पंचकौड़ी मूल गैन भी था और मृदंगिया भी। गले में मृदंग लटकाकर बजाता हुआ गाता रहता था। एक सप्ताह में भी नया लड़का भांवरी देकर परिवेश में उतरने योग्य नाच सीख लेता था। नाच और गाना सिखाने में उसे कभी कठिनाई नहीं हुई। मृदंग के स्पष्ट बोल पर लड़कों के पाँव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यापार होता था। विशुद्ध मैथिल में और भी शहद लपेटकर वह फुसलाता, किशन कन्हैया भी नाचते थे। नाच तो एक गुण है। अरे जाचक कहो या दसदुआरी, चोरी डकैती और आवारागर्दी से अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझा कर गुजर करना। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी थी। बहुत पुरानी बात है, इतनी मार लगी कि भूल से भी अब यह बात नहीं याद आती। रसप्रिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी ना, ठीक है ना? मोहना ना जाने कब लौट आया। मोहना को देखकर मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वह मोहना की ओर एक टकी लगाकर देखने लगा। यह गुणवान मर रहा है,
धीरे धीरे तिल तिल वह खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिक लग गई है। पेट में तिल्ली है जरूर। मृदंगिया वैद्य भी है। एक झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सवों के बासी टटका भोजनानियों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती है। मृदंगिया अपने साथ नमक, सुलेमानी, चांद मार, पाचन और कुनैन की गोली हमेशा रखता था। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता। गर्म पानी? पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी। तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। तुमने यह कैसे जान लिया? फरविसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे तिल्ली बढ़ गई। आगे कहने की जरूरत नहीं। मृदंगिया जानता है मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं कराते। माँ भी कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज 4 गर्म चम्मच पानी पी लिया करो, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्तल पर मूठी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, खाओ, एक मुट्ठी खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। किंतु मोहना की आंखों से रह रहकर कोई झांकता था। मुट्ठी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा बीमार भगवान। खाओ, खा लो बेटा, रसप्रिया नहीं सुनोगे। माँ के सिवा आज तक किसी अन्य ने मोहना से इस तरह प्यार से कभी बात नहीं की और भोजन भी नहीं दिया। लेकिन दूसरे चरवाहे देख लें तो माँ से कह देंगे, भीख का अन्न नहीं, मुझे नहीं खाना। मृदंगिया अप्रतिभ था। उसकी आंखें फिर सजल हो जाती। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वह इतना प्यार नहीं दे सकता। और अपना बच्चा? अपना पराया क्या, अब तो सब अपने पराये हो गए हैं। मोहन, कोई देख लेगा तो क्या होगा? माँ से कह देगा तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया के आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस पहुंचा दी। उसके मन की झांपी में कुंडलीकार सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार उठा, ए साला, मारेंगे तमाचा। ए, गाली क्यों देते हो? मोहना ने डरते डरते प्रतिवाद किया। वह उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टिहकारी भरी, टी टी। मोहना, मृदंगिया की आवाज़ गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूँ? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर लोगों को रिझाकर पेट पालता हूँ। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है। मैं नहीं दूंगा। तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूँ। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ पर बैठ गई। मोहना डर गया। 1 डग 2 डग दे दौड़। वह भागा। 1 बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी उंगली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसपरिया बजाते समय टेढ़ी हो गई? कौन है यह लड़का? कौन है यह मोहना? रमपतिया भी कहती है डायन ने बाण मार दिया है। मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करेला। अच्छा, तो मोहना यह भी जानता है कि मृदंगिया करेला कहने से चिढ़ता है। कौन ही है मोहना? मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया। वह थर थर कांपने लगा। कमलपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी नहीं रहा। शोभा मिसिर के लड़के ने ठीक ही कहा था। उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है। उसके साथ नाच सीखकर फुर्र से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बातें उसे याद है। सुन मत तो गाली ही दे देती थी। गुरुगिरी करता है चट्टा। रसपितिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, है दिनकर, साक्षी रहना। मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 दुआरी कुत्ते का अंग अंग फूट कर। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रमपतिया, जोधन गुरु जी की बेटी रमपतिया। जिस दिन वह पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रमपतिया 12वें में पांव रख रही थी। बाल विधवा रमपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते वह गुनगुनाती, नव अनुरागिनी राधा, किछु नाही माने बाधा। मृदंगिया मूलगैनी सीखने गया था और गुरुजी ने उसे मृदंग धरा दिया। 8 वर्ष तक तालीम पाने के बाद गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रमपतिया के चुमैना की बात चलाई तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया। जोधन गुरुजी से उसने अपनी जात छिपा रखी थी। रमपतिया से उसने झूठा प्रेम किया था। गुरुजी की मंडली छोड़कर वह रातों रात भाग गया। उसने गांव आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया पढ़ाया, कमाने खाने लगा। लेकिन वह मूल गैन नहीं हो सका कभी। मृदंगिया ही रहा दिन भर। जोधन गुरुजी की मृत्यु के बाद एक बार गुलाब बाग मेले में रमपतिया से उसकी भेंट हुई।
रमपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंद बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को चीख उठी थी रमपतिया। पांचू चुप रहो। उसी रात रस प्रिया बजाते समय उसकी उंगली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वह परबेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। परबेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, इस साला, थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा। और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी, दहीने पूरे का लावा फरही फूटने लगी और ताल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। हमेशा के लिए पंचकौड़ी की मंडली टूट गई। धीरे धीरे इलाके से विद्यापति का नाच उठ गया। एक युग से वह गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। धा तिंग। वह एक आम उठाकर चूसने लगा। लेकिन मोहना को डायन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुन रमपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही, हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो, मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में ही कही हुई बातें। नहीं, छी, मैंने पंचू को कुछ नहीं किया है। जरूर किसी डायन ने बाण मार दिया है। मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए ढलते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रमपतिया ने कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कुछ कहा, टिंग टिंग। ऐस साला, उस चील को उसने गाली दी, तंबाकू चुनिया कर मुंह में डाली और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। दिरगिट धिन धिन। पूरी जमनिका वह नहीं बजा सका, बीच में ही ताल टूट गया। सामने झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। नव वृंदावन, नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल। मृदंगिया के सारे शरीर में एक लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां स्वयं की मृदंग पर पूरी थिरकन करने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहां जी चाह बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन बाद लौटा है, हम तो समझते थे कहीं मर खप गया होगा। रसप्रिया की सुरीली रसीली ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी की झाड़ के उस पार कौन है यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? इस जमाने में रसप्रिया का रसिक झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा। मोहना तन्मय होकर दूसरे पद की तैयारी कर रहा था। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई थी। क्या बंदिश है? मोहना बेसुध होकर गा रहा था। मृदंगी के बोल पर वह झूम झूम कर गा रहा था। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही थी। उसकी उंगलियां फिरकी और नाच रही थी, व्याकुल हो रही थी। 40 वर्ष का आधा पागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा। रह रहकर वह अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धरता, फोए फोए सोए सोए, धीरगिना दूह रस माँ। मोहना के आधे काले और आधे लाल होंठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पर समाप्त करते हुए बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हाँफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां। उफ! मृदंगिया धम्म से जमीन पर बैठ गया। कमाल, किससे सीखे हो? कहाँ सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ, माँ तो रोज गाती है। प्रात की मुझे याद है, लेकिन अभी तक उसका समय नहीं। हाँ बेटा, बेताले के साथ कभी मत गाना बजाना, जो भी कुछ है सब चला जाएगा। समय कुसमय का ख्याल जरूर रखना। अब आम खा लो। मोहन बेझिझक आम चूसने लगा। एक और ले लो। मोहना ने 3 आम खा लिए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी भी फाँक गया। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, माँ है, अकेली। बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है और तुम नौकरी करते हो। किसके यहाँ? कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। नंदू बाबू के यहाँ? मोहना ने बताया। उसका घर सहरस में है। 3रे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर आई है कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं। मृदंगिया कुछ देर चुप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबा, मोहना की माँ, डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी। हाँ, और एक बार सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था। बेताल बजा रहा था, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है?
अजोधा दास। अजोधा दास? बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में ना बोल ना आंख में लोर, मंडली में गठरी होता था। बिना पैसे का नौकर बेचारा अजोधा दास। बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़ों को खोल कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना ने पहचान लिया। लोट? लोट है क्या? हाँ, लोट है। कितने रुपए का है? 5 टकिया है। 10 टकिया? जरा छूने दोगी? कहाँ से लाए? मोहना एक सांस में सब कुछ पूछ गया। सब 10 टकिया हैं? हाँ, सब मिलाकर 40 रुपए हैं। मृदंगिया ने एक बार इधर उधर निगाहें दौड़ाई, फिर फुसफुसाकर बोला, मोहना बेटा, फरबीसगंज के डॉक्टर बाबू को देकर बढ़िया दवा लिखा लेना। खट्टा मीठा परहेज करना, गर्म पानी जरूर पीना। रुपए मुझे क्यों देते हो? जल्दी रख लो, कोई देख लेगा। मोहना ने भी एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके होठों की कालिख और गहरी हो गई। मृदंगिया बोला, बीड़ी तंबाकू भी पीते हो? खबरदार। वह उठकर खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए। अच्छी तरह गांठ में बांध लो, माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, यह भीख का पैसा नहीं बेटा, यह मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया कुछ सोचकर। नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है। मैं महा भिखारी 10 दुआरी हूँ, जाचक फकीर। दवा से जो पैसे बचे उनका दूध पी लेना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू की आंखों जैसी हैं। रे मोहना, कहाँ हैं बैल तेरे? माँ पुकार रही है शायद। हाँ, तुमने जैसे जान लिया। रे मोहना। एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो रहा था। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ उसे बुला रही है। जाओ, मृदंगिया ने कहा, माँ बुला रही है। अब से मैं पदावली नहीं, रस प्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रस प्रिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन सासुरे जाइबे हो रामा, आहो रामा, नैहरा में अगिया लगाए बे गेरे। खेतों की पगडंडी झरबेरी जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। ले, यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या कर रहा है? कौन बजा रहा था मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर ले मोहना की माँ खड़ी है। पंचकौड़ी मृदंगिया। हैं? वह आया है? आया है वह? उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसे ताल पर रसप्रिया गाया, मैंने उसके ताल पर ही रसप्रिया गाया। कहता था इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल। उसकी माँ अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी। बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं। खबरदार जो उसके साथ फिर गया। 10 दुआरी जाचकों से हेल मेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते समय कहा, जो भी हो गुनी आदमी के साथ रसप्रिया। चुप, रसप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्सा आएगी तो भागिन की तरह और जब खुश होगी तो गाय की तरह हुंकारती आएगी, छाती से लगा लेगी, तुरंत खुश तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, धिक तिंग धा तिंग। मोहना की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी। ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ खिलकर गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। बोला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। धा तिंग धा। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सौंधी सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धा तिंग धा। मृदंगिया और कुछ बोलता था। बेटा, मोहना की माँ आगे कुछ न बोल सकी। हाँ, कहता था तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है। मैं तो 10 दुआरी हूँ। झूठा, बेईमान। मोहना की माँ आंसू पोंछ कर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा रहा। उसने कहा, मेरे साथ नाचेगी? तो इस तरह आपने सुनी फणीश्वरनाथ रेणु जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी, जो कि आंचलिक कहानी भी है, रसप्रिया। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। मित्रों, अभी तक जो भी कहानियाँ पढ़ी जा चुकी हैं वह सब विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित और लगाई हुई कहानियाँ हैं। आशा है आपको यह अवश्य ही पसंद आई होंगी। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें, लाइक्स भी करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई कहानी के साथ, एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।